नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं चंदू नाम के लड़के और उसके कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनकर आज आप लोग शॉक में चले जाएंगे। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते ही घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में, किसके साथ घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, चंदू और उसके दोस्तों के साथ आज से 1 साल पहले घटी थी। 1 साल पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को चंदू के बारे में जानना चाहिए, उसके दोस्तों के बारे में जानना चाहिए, फिर जानना चाहिए कि होता क्या है। जो चंदू है वो और उसके 3 और दोस्त, ये लोग ना वडोदरा के रहने वाले हैं और वो लोग ना अपनी ज़िंदगी बहुत मस्त से एकदम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को निकाल रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। चंदू था वो और इसका दोस्त राजू, इसका एक दोस्त अमरीश और एक दोस्त अरविंद। ये चारों बचपन से ही बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड थे और हमेशा से साथ में ही रहा करते थे। यहाँ तक कि ये लोग कोई भी फेस्टिवल भी होता था ना, साथ में सेलिब्रेट करते थे। जैसे कि चंदू की एक बहन थी जिसका नाम राधा दीदी सब लोग बोलते थे, उसको राधा था। वो बहन ना इसको, राजू को और बाकी इसके दोस्तों को भी राखी बांधा करती थी और सबके साथ एक बहुत ही अच्छा फैमिली वाला बॉन्ड था। तो क्या होता है, इनकी ज़िंदगी ऐसी मस्त अच्छी खासी निकल रही थी और अभी 1 साल पहले ये लोग अच्छे खासे बड़े हो गए थे। और बड़े होने की वजह से ये लोग ना बहुत ही अलग अलग जगहों पे घूमने फिरने के लिए जाया करते थे, एंजॉय किया करते थे। एक टाइम ऐसा आता है कि जो इनमें से इनका दोस्त राजू था ना, वो बोलता है कि हम लोगों को ना कहीं घूमने चलना चाहिए। बहुत टाइम हो गया, अपन कहीं वडोदरा से, गुजरात से बाहर कहीं निकले नहीं हैं और अपन अच्छे से घूमे नहीं, अपन बड़े भी हो गए हैं, घर वाले तो रोकेंगे नहीं। अब अपन चारों कहीं जाते हैं घूमने के लिए। राधा दीदी को पूछ लेंगे, राधा दीदी चलेंगे तो उनको भी ले लेंगे और मस्त कहीं से घूम के आएंगे। तो चंदू बोलता है लेकिन कहाँ चले घूमने। तभी अमरीश बोलता है कि राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में तो एक से एक जगह है घूमने के लिए, वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पैलेस हैं, वहाँ पे भूतिया जगह भी है, अच्छे अच्छे टेम्पल्स भी हैं, राजा महाराजाओं की पुरानी पुरानी जगहें हैं जो बहुत साल पुरानी पुरानी है। तो घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चंदू, अरविंद, अमरीश और राजू चारों पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ, हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप होने वाला है, ये जो अगला आने वाला है, राजस्थान के ही होने वाला है। तो क्या करता है, चंदू अपने घर जाता है और अपनी बहन राधा से पूछता है कि दीदी क्या आप भी हमारे साथ घूमने चलोगी, हम लोग घूमने जा रहे हैं राजस्थान, वहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे और अच्छे से घूम फिर के फिर आएंगे। लेकिन राधा क्या बोलती है कि नहीं नहीं, तुम लोग जाओ घूमने, अभी ना मेरा मन नहीं है जाने का, जब नेक्स्ट कहीं ट्रिप करेंगे तो मैं भी साथ में चल लूँगी। तो ऐसा ही होता है, अपने दोस्तों को ये फ़ोन करके बता देता है कि राधा दीदी नहीं चलेगी। तो एक काम करते हैं, अपन ही प्लानिंग करते हैं और निकल जाते हैं, टिकट विकट करवा लेते हैं। तो बाकी दोस्त लोग सब मिलके ये लोग टिकट बुक कर लेते हैं ऑनलाइन ही और उसके बाद ये लोग वेट करने लगते हैं। आज से जब डिसाइड किया, 4 दिन बाद इनका टिकट था, उस टाइम तक ये लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, मस्त घूम फिर रहे हैं, अपनी पैकिंग कर रहे हैं कपड़ों की और इनकी लाइफ ऐसी चल रही है। तो फाइनली अब वो वक्त आ जाता जब इनको वडोदरा से निकलना था राजस्थान जाने के लिए। चारों मस्त पैकिंग तो कर चुके थे, अपने अपने ट्रॉली बैग उठाते हैं और राजस्थान के लिए ट्रेन में बैठ के निकल जाते हैं। राजस्थान पहुंचते हैं, वहाँ के फेमस जगह पे मस्त घूमते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। 2 दिन तक इनको घूमते घूमते राजस्थान में हो गया था। अभी 2 दिन बाद ये लोग ना एक चाय की टपरी पे बैठे हुए थे चारों और वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे। तभी एक आदमी भी उनके पास में आके बैठता है और बोलता है कि आप लोग वो मंदिर घूमने गए थे क्या? तो ये लोग बोलते हैं कौन सा मंदिर? तो ये लोग बोलते हैं हाँ, हमने बहुत सारे मंदिर तो घूमे हैं और बहुत अच्छी अच्छी मंदिर घूमे। तो बोलते हैं नहीं, वो वाला मंदिर जहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। ये लोग बोलते हैं कौन सा मंदिर, कौन सा भूतिया मंदिर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आदमी बोलता है अरे वही बालाजी का मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी गए थे कि नहीं? आप यहाँ पे राजस्थान जयपुर आए हो घूमने के लिए, मेहंदीपुर बालाजी नहीं जाओ तो फिर क्या घूमना? तो ये लोग बोलते नहीं नहीं, हम वहाँ पे गए भी नहीं थे और हमारी प्लानिंग भी नहीं थी ऐसी कोई, हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही पुरानी जगहों पे घूमने के लिए आए थे। तो वो आदमी बोलता है कि चाहो तो आप घूम सकते हो मेहंदीपुर बालाजी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बालाजी के दर्शन भी कर लोगे। ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? उस आदमी को ऐसा बोलते। वो आदमी बोलता है कि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आए हो तो बालाजी के दर्शन भी करते हुए जाओ। ये लोग बोलते हैं ठीक है हम सोचते हैं। वो आदमी अपना चाय वाय पीता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद राजू बोलता है इन लोगों से, चंदू सर बाकी लोगों से, कि चले क्या वहाँ पे बालाजी के दर्शन करके आ जाए क्या? घूमने के लिए तो निकले ही और अच्छा खासा टाइम है अपने पास, 1 हफ्ते का टाइम लेके निकले थे। तो तभी उसमें से अमरीश बोलता है कि हाँ चल लेते, बहुत मज़ा आएगा। जो अमरीश था ना, थोड़ा सा अलग कैरेक्टर का लड़का था।
वो ना हमेशा से ऐसे बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। और जैसे कि मतलब कोई भी एनर्जी थी ना, उस एनर्जी को वो बहुत जल्दी महसूस कर पाता था और उस पे वो बहुत प्रैक्टिस भी करता था। तो बोलता है कि मुझे ना बहुत पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, अभी मैं बहुत घूम लिया हूँ, बहुत थक गया हूँ, एक काम करते हैं, चल लेते हैं, बालाजी के दर्शन करके आ जाते हैं। जब सारे दोस्तों की सहमति हो जाती है, ये लोग मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाते हैं, वहाँ के लिए निकलते हैं और ये लोग वहाँ पे अच्छे से पहुँच भी जाते हैं, अच्छे से पहुँचते हैं। और उसके बाद ये लोग बालाजी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे शाम के टाइम पहुँचे थे, शाम की आरती करते हैं अच्छे खासी, और वहाँ पे पूरा घूमते फिरते हैं, देखते देखते हैं। तभी अमरीश क्या बोलता है कि मैं ना थोड़ा सा आधे घंटे यहाँ पे बैठूंगा और मैं एनर्जी थोड़ा फील करना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा ना मंत्र हनुमान जी की करना चाहता हूँ, तो आधे घंटे बैठ कर थोड़ा मैं अपना रिचुअल करूँगा। तो उसमें से ये भी बोलता है अपना चंदू भी कि मैं भी ना थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठना चाहता हूँ, मुझे बहुत शांत शांत और अच्छा फील हो रहा है। तभी जो राजू था वो और ये जो अरविंद बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, तुम लोग का हो जाएगा, तुम लोग आ जाना, तब तक हम चाय नाश्ता करते हैं, थोड़ा बहुत भूख भी लग रहा है। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है तुम लोग जाओ। राजू और ये अपना अरविंद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी निकलते निकलते राजू बोलता है जाऊँ ना सच में साथ में? तो ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? तो राजू बोलता है ठीक है फिर मैं जाता हूँ। तो ये लोग ये जो अपना मंत्र में वो हो गए थे, खो गए थे, सोचने लगता है चंदू की अभी बोले थे जा, फिर वापस से क्यों पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं सोचते, लोग इग्नोर करते और अपना चुपचाप वहाँ पे मंत्र जाप कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। आधे घंटे पूरे कंप्लीट होते हैं इनको बैठे बैठे। तभी बाहर से अरविंद का फ़ोन आता है चंदू को कि हो गया, आ रहे हो तुम लोग या और टाइम लगेगा, तब तक हम बाहर घूम ले थोड़ा बहुत। तो तभी चंदू बोलता है नहीं हम आ रहे हैं, अमरीश से पूछता हूँ, उसको भी मैं बोलता हूँ हम लोग आ रहे हैं, तो तुम लोग वहीं पे रुको बाहर ही। ऐसा ही होता है। जो अपना चंदू था वो अमरीश को बोलता है उसके पास जाके कि हो गया तुम्हारा, चले अब बाहर? तो अमरीश बोलता है हाँ हो गया, चलो बाहर चल लेते हैं। ये दोनों भी अपना आराम से बालाजी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकल के ये लोग बाहर आते हैं, बाहर दोनों दोस्त खड़े थे, दोनों से मिलते हैं और उसके बाद ये लोग एक होटल सर्च करने लगते हैं कि जहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा आज रात तो वहीं पे स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे दिन हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, होटल ढूंढना चालू कर देते हैं। होटल उनको एक मिल भी जाता है अच्छे बजट में, जहाँ पे ये लोग एक ही रूम लिए थे, 2 बेड वाला एक रूम ले लिए थे, जहाँ पे ये चारों आराम से पूरे रात स्टे करते हैं। पूरी रात इनकी बहुत ही अच्छी खासी जाती है, कोई भी टेंशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मस्त ये लोग रिलैक्स फील कर रहे थे कि अच्छा खासा घूमे यहाँ पे, एंजॉय किए। तभी चंदू बोलता है कि मैं ना क्या बोल रहा था कि अपन ना चल लेते हैं, अब राजस्थान का जितना था घूम लिए अपन, क्योंकि मुझे ना राधा दीदी का फ़ोन आया था कि घर पे बुला रहे हैं, ज़रूरी है, पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है। तो वो दोस्त लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है चल लेते हैं ना, अगर अंकल की तबीयत ख़राब हो गई है तो चल लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत बाकी रहा होगा तो बाद में आके घूम लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। और राजस्थान भी कहीं भागा नहीं जा रहा है और अपन भी घर पे ही रहते हैं, आ जाएंगे कभी और। तो ऐसा ही होता है, ये लोग अपना वापस से ट्रेन पकड़ते हैं दूसरे दिन सुबह और ये लोग वडोदरा आ जाते हैं, अपना जो भी ट्रैवलिंग था ट्रैवलिंग करके वडोदरा आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके चंदू के पापा की थोड़ी तबीयत खराब थी तो दूसरे दोस्त लोग फ़ोन करके पूछते भी हैं कि अंकल ठीक है कि नहीं। चंदू बोलते हैं हाँ ठीक है, अभी ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब है, बुखार उखार आया था थोड़ा सा। तो ऐसा ही होता है। उसके बाद ये लोग मस्त दिन में अपना खाना वाना खाते हैं, शाम को थोड़ा बहुत नीचे मिलते हैं एक दूसरे से और रात को सोने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने घर आराम से सो रहे होते हैं। तभी रात के 2 बजे अचानक से जो चंदू था ना, उसको फ़ोन आता है, उसको फ़ोन की उसकी घंटी बजती है, फ़ोन उठाता है, एकदम गहरी नींद में था। तभी उधर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सोचता है इतने रात में मुझे फ़ोन करके कौन रो रहा है। बोलता है हाँ हेलो। बोलता है, उधर से आवाज़ आती है चंदू चंदू मैं राजू, मुझे बचा ले, मुझे ना ये 7 लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे नोचने की, मुझे मारने की कोशिश करे, मुझे बचा ले, मैं मर जाऊँगा। चंदू बोलते हैं क्या बात कर रहा है तू, कौन मार रहा है तुझे, अपने घर वालों को बोल। राजू बोलता है नहीं मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं बेड से मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ,
घर वाले बाहर सो रहे हैं, मुझे ये लोग मार डालेंगे, तुम लोग बचा लो मुझे, जल्दी से घर पे आ जाओ। चंदू बोलता है कैसे राजू, हम घर पे कैसे आए, रात का टाइम, रात के 2 बज रहे हैं और घर वाले ऐसे देखेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे, क्या हो रहा है तुझे समझ में नहीं आ रहा, तू देख कैसे कैसे पूरी रात निकाल ले, हम सुबह सुबह तेरे से मिलने आते हैं। उसके बाद क्या होता है, चंदू अपने अमरीश और अरविंद को फ़ोन करता है कि राजू ऐसी ऐसी बात कर रहा है और बहुत घबराया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग बोलते कोई बात नहीं, अब इसको समझा देते हैं अपन फ़ोन करके और सुबह सुबह मिलने चल लेंगे। ऐसा ही होता है, उसको ये लोग फ़ोन कर समझा देते हैं और उसके बाद सुबह होते से ही बिना नाश्ता पानी किए ये तीनों उसके घर, राजू के घर उससे मिलने चले जाते हैं। वहाँ पे मिलने जाते हैं तो क्या पाते हैं कि राजू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर आया हुआ है और इतनी उसकी हालत ख़राब है कि अपने बेड से हिल भी नहीं पा रहा है। ये लोग देख के घबरा जाते हैं कि अचानक से राजू क्यों तबीयत ख़राब हो गई, और ये लोग बेस्ट फ्रेंड थे तो घबराहट ज़्यादा हो रही थी इनको। ये लोग पूछते हैं, चंदू उसकी मम्मी से पूछता है क्या हुआ आंटी, इसकी इतनी तबीयत क्यों ख़राब है। बोलती है पता नहीं, हो सकता है ट्रैवलिंग से तुम लोग आए थे इसलिए तबीयत ख़राब हो गई होगी, क्या पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दवाई दे दी हूँ, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, जाओ तुम लोग उसके पास बैठो। तो उसकी राजू की मम्मी बोल के ऐसा अपना किचन में कुछ काम वाम करने के लिए चली जाती है। अब राजू के पास चंदू, अमरीश और अरविंद तीनों बैठते हैं। तभी चंदू पूछता है कि क्या हुआ राजू, तू रात में कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहा था, कौन से 7 लोग हैं तुझे मारना चाह रहे हैं। फिर राजू बोलता है कि पता नहीं, वो बहुत ही अजीबोगरीब दिखने वाले लोग हैं जिनकी हाइट 8-9 फीट की होगी कम से कम, और वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई देते हैं, बिल्कुल जलते हुए आग की तरह, बिल्कुल एक बहुत दरिंदर की तरह उनकी शक्ल इतनी ज़्यादा गंदी दिखती है कि मैं उनको देख के घबरा जाता हूँ। वो मुझे नोचते हैं, मुझे मारने की कोशिश करते हैं, कोई मेरा हाथ पकड़ के नोचता है, कोई मेरे बाल पकड़ के नोचता है, कोई मेरे मुंह को नोच रहा है तो कोई मेरे पैर को नोच रहा है, कोई मेरे यहाँ सीने से खा रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तुमको मार डालेंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंदू अब घबरा जाता है, बोलता है कि देख ये नॉर्मल बात नहीं है, तेरा फीवर थोड़ा सा भी नॉर्मल होता है तो अपन जो अपने पास में जो मंदिर है ना वहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा पूजा पाठ करके आते हैं। ये कोई मुझे लग रहा है कि ऊपरी हवा लग गई या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, घर वालों को बताएंगे अगर तो घर वाले ज़्यादा घबराएंगे और बोलेंगे कि तुम लोग मेहंदीपुर बालाजी क्यों गए थे, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया वहाँ पर जाके। लेकिन राजू बोलता है हमने तो कुछ भी गड़बड़ नहीं की, हम तो नॉर्मली चुपचाप आए थे। तो ये चंदू बोलता है कि हमको क्या पता गड़बड़ किए कि नहीं किए, कहीं बाई चांस कुछ हो गया होगा, एक काम करते हैं चलते हैं। तो राजू बोलता है ठीक है, अभी तुम लोग थोड़ी देर बैठो यहाँ पे, फिर मैं थोड़ा अच्छा फील करूँगा तो मंदिर चल लेंगे। ये लोग भी वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं। वो जब थोड़ा ठीक फील करता है ये लोग मंदिर चले जाते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो वहाँ के पंडित जी थे उनको बोलते हैं कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, कुछ पूजा पाठ आप करवा सकते हो क्या। तो पंडित जी को ये लोग सारी बात नहीं बताते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, मैं एक हवन पूजा करवा देता हूँ, जो तबीयत खराब रहती है तो इंसान की ठीक हो जाती है। तो पंडित जी पूजा पाठ वहाँ पे हवन करवाते हैं, 1-1.5 घंटे तक ये लोग वहाँ पे मंदिर में हवन करते हैं और उसके बाद पंडित जी बोलते हैं जो भी तबीयत थी वो ठीक हो जाएगी, ऊपरी हवा भी कोई होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसा वाला ये मंत्र और पूजा हवन था। तो ये लोग बोलते हैं उसको, राजू को, चंदू और अमरीश, बाकी अरविंद, ये लोग कि देख आज रात में तुझे कुछ भी सपना नहीं आएगा गंदा और तू ठीक हो जाएगा क्योंकि हमने पूजा पाठ करवा लिया है। तो राजू को इसके घर छोड़ते हैं और ये लोग वापस से अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने अपने घर जाते हैं, मस्त खाना वाना खाते हैं, उसके बाद ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने इमेजिन भी नहीं किए थे कि आज की रात इनकी कैसी होने वाली है। क्या होता है कि राजू अचानक से फिर से, आज रात की 2 या 2:30 बजे करीब की बात होगी, इसको चंदू को फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे बचा ले, आज मुझे ये लोग ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, आज मुझे ये लोग चबा रहे हैं, मुझे कच्चा चबा रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा खून पी रहा है, मुझे फाड़ रहे हैं, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा, मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, ऐसा चिल्लाते हुए बोल रहा है। राजू बोलता है कि रुक रुक, मैं उनको भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, जो दूसरे दोस्तों को लेता है, बोलता है कि देखो देखो, मतलब चंदू बोलता है देखो कैसी हालत हो गई राजू की, अपन को चलना चाहिए उसके घर। तो दूसरे दोस्त लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चलना तो चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो बाकी दोस्त थे वो और चंदू मिलके राजू के घर जाते हैं। लेकिन राजू घर ये लोग सामने वाले दरवाजे से नहीं, पीछे वाले दरवाजे जाते हैं। इनको पता था कि उसके घर वालों को पता चलेगा कि ये लोग भी डांट सुनेंगे और राजू को भी डांट सुनना पड़ेगा। उसके घर जाते हैं तो क्या पाते हैं कि राजू अपने कमरे में, बिल्कुल अंधेरा उसका कमरा पड़ा हुआ है और एक कोने में बिल्कुल डरा सहमा सा एक छोटे से बच्चे ऐसे कांपते हुए कोने में बैठा हुआ है और बहुत घबरा रहा है और बहुत रो रहा है। ये लोग लाइट ऑन करते बोलते क्या हुआ राजू, क्या हुआ, तू ऐसा क्यों कर रहा है। राजू बोलता है कि देख वो सातों ना मुझे बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं, मेरे हर अंग को काटने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, देख वो उधर खड़े हैं।
जब ये बोलता है ना, उंगली दिखा के देखो उधर खड़े हैं, तो ये लोग बहुत घबरा जाते हैं, बोलते कहाँ, देखने की तीनों कोशिश करते हैं लेकिन कहीं पर भी उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। राजू बोलता है देख वहीं पे खड़े कैसे हंस रहे हैं जोर जोर से, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू बहुत जल्दी मरने वाला है, हम लोग तुझे मार डालेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि देख अब ना बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, हमको ना तेरे घर वालों को बता देना चाहिए। राजू बोलता है लेकिन घर वाले बहुत पीटेंगे या बहुत गुस्सा करेंगे। चंदू और ये अमरीश बोलते देख बताना तो पड़ेगा, कुछ भी करके बताना तो पड़ेगा। तभी अमरीश बोलता है 1 मिनट। अमरीश शांत होता है और अचानक उसकी बॉडी वाइब्रेट होती है, उसकी बॉडी वाइब्रेट होती है और ज़ोर ज़ोर से वो कांपने लगता है। अमरीश बोलता है कि मैं यहाँ पे बहुत भारी एनर्जी फील कर रहा हूँ, वो एनर्जी इतनी भारी है कि उसको कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो ज़ोर ज़ोर से उसको पसीना आने लगता है और बहुत ज़ोर से कांपने लगता है। अमरीश को कांपते हुए देख के राजू, चंदू और अरविंद और ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। बोलते क्या हुआ अमरीश? तो ये बोलता है कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जो ये टाइम चल रहा था, घनघोर ठंड का टाइम चल रहा था और उसको ठंड में इतना पसीना आने लगा था। अब भागते हुए चंदू इसके राजू के मम्मी पापा बेडरूम में जाता है, उनको उठा के लाता है, बोलता है कि अंकल आंटी चलो, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, अमरीश को भी कुछ हो गया है और राजू की हालत ऐसी हो गई है। उसके पापा को सारी बात चंदू बता देता है। उसके पापा बोलते देखो बेटा, गलती तो हुई है तुम लोगों को। नरेंद्रपुर बालाजी जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तुम लोग ध्यान नहीं रखो, कुछ तो गड़बड़ हुआ है तुमसे, लेकिन अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं कल यहाँ हमारे खानदान के एक पंडित जी हैं जो सदियों से उनके पूर्वज लोग हमारे घर में पूजा पाठ करवाते आ रहे हैं और वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं वो लोग, तो मैं उनको बुलाता हूँ और घर पे पूजा पाठ करवाऊंगा और राजू के ऊपर कुछ पूजा करवाऊंगा, ठीक हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे दोस्त को कुछ भी नहीं होगा। ऐसा बोलते हैं राजू के पापा। और ऐसे ही रात भर ये लोग बैठे बैठे राजू के रूम में ही पूरी रात निकाल देते हैं, क्योंकि इनको पता था कि राजू इतना ज़्यादा घबरा रहा है, अगर वो सो गया तो शायद वो चीज़ें इसके ऊपर और ज़्यादा हावी हो सकती हैं। सुबह के टाइम में फ़ोन करते हैं राजू के पिताजी और वो पंडित जी के ख़ानदान वालों को यहाँ पे बुला लेते हैं। यहाँ पे आते हैं पंडित जी के ख़ानदान वाले और वो बिना कुछ बताए, बिना ये लोगों को कुछ बताए, वो क्या बताते हैं कि आपके घर में 7 जिन्नों का साया है और वो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि आपके बेटे को 4-5 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। उनका टारगेट ये है कि आपका बेटा 4-5 दिन के अंदर ख़त्म होने वाला है। तो इसके पापा घबरा जाते हैं, इसकी मम्मी राजू की चिल्ला के रोने लगती है, बोलती है क्या बात करो पंडित जी, आप पूजा पाठ वाला कुछ करो, अब ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरे बेटे को ख़त्म कर देंगे। पंडित जी बोलते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ करवाने से कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कितना बड़ा पूजा पाठ कुछ भी करवा दूं, लेकिन वो जिन इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि आपके बेटे को ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों को इसको वापस से मेहंदीपुर बालाजी ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पे जाके ख़त्म होगी। मेरे पहचान के वहाँ पे पंडित जी हैं जिनको मैं फ़ोन करके बता देता हूँ, आप लोग वहाँ पे पहुँच जाओ। ये लोग बिना देर किए तत्काल टिकट निकालते हैं राजस्थान की और ये लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुँच जाते हैं। अभी इस बार जो इसकी चंदू की बहन राधा थी वो भी मेहंदीपुर बालाजी गई थी, क्योंकि जब उसने सुना था कि राजू की ऐसी हालत है तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि वो राजू को बहुत प्यार करती थी, तो उसको अपने भाई से ज़्यादा प्यार करती थी। हर साल वो सबसे पहले राखी इससे राधा दीदी से ही बंधवाता था। तो वो भी सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, चारों दोस्त, राधा दीदी, मम्मी पापा सब पहुँच जाते हैं वहाँ पे, पंडित से मिलते हैं। पंडित जी मिलते से ही बोल देते हैं कि राजू तुम मुझे सही से बताओ कि तुमने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे। राजू बोलता है नहीं, मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, हम तो आए थे पिछली बार तो आपसे मिले भी थे, आपसे आशीर्वाद भी लिए थे। पंडित जी बोलते हैं हाँ मुझे याद है, तुम चारों आए थे, मुझे याद है ये बात, लेकिन तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हो, याद करो अच्छे से, तुमने कुछ किसी का दिया हुआ लिए तो नहीं हो। राजू बोलते हैं नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया था। पंडित जी बोलते हैं ठीक से याद करो, किसी ने कुछ तो दिया होगा। राजू बोलता है कि हाँ, मुझे एक आदमी था जो मैं जा रहा था बाहर, उस टाइम पे मुझे रुकाता है और रुका के एक मटका देता है। तो पंडित जी बोलते कैसा मटका? बोलता है मिट्टी का इतना बड़ा मटका होगा, वो आदमी मुझे देता है और बोलता है कि ले जाओ अपने साथ, मैं चाहता हूँ ये सब तुम्हारे साथ जाए। मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं बोलता भी हूँ कि मैं क्यों ले जाऊँ, और वो कुछ भी आदमी नहीं बोलता, मुझे मटका दे के वहां से सनसनाता हुआ भागता हुआ निकल जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं मटके को बाहर लेके जाता हूँ मंदिर के बाहर और उसके बाद मैं एक साइड में रख देता हूँ और उसके बाद हम लोग अपना नाश्ता वास्ता करते हैं और अपने घर आते हैं। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। पंडित जी बोलते हैं कि जो मटका था ना, उस मटका में 7 जिन्नों को बंद करके बांध के इस मंदिर के एक कोने में रखा गया था
और जो इंसान तुमको मिला था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, एक बहुत बड़ा कोई तांत्रिक या वैसी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला इंसान था जो शैतानी शक्तियों को ऐसे आज़ाद करता है और फिर उनसे कुछ भी काम करवाता है, जिसने उसका मकसद ये था कि ये शैतानी शक्तियाँ यहाँ से आज़ाद हो जाए और तुम्हारे ऊपर हावी हो या मैं उनको आज़ाद करके उनसे कुछ भी काम करवाऊँ, इसीलिए तुमको उसने मटका दिया था। ये लोग पूछते हैं लेकिन वो 7 जिन कैसे थे? पंडित जी बताते हैं कि वो जो 7 जिन थे ना, आज से 150 साल पहले की बात है। यहीं के राजस्थान के एक राजा के बेटे के अंदर वो 7 जिन प्रवेश किए थे। किसी ने बाकायदा उनके अंदर प्रवेश करवाया था और उन्होंने राजा के बेटे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दिए थे। तो हमारी मंदिर के एक पुजारी जी ने उन जिनों को वहाँ से बाहर निकाल के एक मटके में बंद करके इस मंदिर में 150 सालों से रखा था। और वो कोई तांत्रिक ऐसा जो था उसने जिनों को आज़ाद किया है और वो इतने सालों से बंद थे, तो अब आपके बेटे को नहीं छोड़ पाएंगे। और कुछ भी कर लो आप, 4 दिन के अंदर आपके बेटे की मौत तय है। हम कितना भी पूजा करवा ले, कुछ भी कर ले, नहीं बच सकता। तभी घर वाले चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं, ये लोग भी बिल्कुल रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तभी राधा दीदी बोलती है कुछ नहीं होगा मेरे भाई को, और कोई भी शैतानी शक्ति महाकाल से ऊपर नहीं हो सकती। भगवान के आगे और भक्त की भक्ति के आगे कोई भी शैतानी शक्ति जीत नहीं सकती। मैं आज अभी अन्न और जल का त्याग कर रही हूँ और मैं महाकाल के पास उज्जैन जा रही हूँ, और जब तक मेरा भाई ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं महाकाल के यहाँ से वापस नहीं आऊँगी। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह जाऊंगी, वहाँ से कभी वापस नहीं आऊँगी, ऐसा बोलती है। और ये लोग चंदू उसकी बहन के टिकट कराता है वहाँ जाने के लिए उज्जैन, और वो उज्जैन पहुँच जाती है। अब पंडित जी ने हाथ खड़े कर दिए थे, यहाँ के बालाजी के पंडित जी ने, कि वो उसको ठीक कर ही नहीं सकते, तो इनके पास भी कोई ऑप्शन था नहीं। ये लोग राजू को लेके अपना यहाँ बड़ोदरा आ जाते हैं। उसके बाद जब ये लोग बड़ोदरा आए थे ना, तब से ना बहुत उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। राजू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अचानक से उसकी बॉडी काम करनी बंद हो जाती है, अचानक से पूरी बॉडी काम करनी बंद हो जाती है। तब ये लोग सोचते हैं कि इसको हॉस्पिटल में लेके भागते हुए जाते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो क्या पता चलता है कि इसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। हॉस्पिटल में ये पता चलता है, और हॉस्पिटल डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि अब ये शायद कभी उठ भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, और पता नहीं ये बच पाएगा कि नहीं। और हॉस्पिटल से डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं, बोलते हैं आपको जो हॉस्पिटल लेके जाना है वो हॉस्पिटल लेके जाओ, या घर ले जाना घर लेके जाओ, जितने दिन जिंदा रहते उतने जिंदा रखो। उसके बाद इसको राजू को ये लोग घर लेके आते हैं। लेकिन जिस दिन ये लोग राजू को घर लेके आए थे, उसी दिन रात के तकरीबन 2 बजे के करीब उसके कमरे से ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ज़ोर से वो चीखता है। और जब सब लोग भागते उसके कमरे में जाते तो क्या पाते हैं कि राजू अपने बेड पे बहुत ही बुरी तरह से ऐसे खड़ा हुआ है। जो राजू अभी पैरालाइज्ड हो गया था वो अपने बेड पे ऐसे खड़ा हुआ है, और उसके हाथ में एक चाकू है, जो चाकू को बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ में मार रहा है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, जैसे वो खुद को अभी मार डालेगा वैसे मार रहा है। और वहाँ पे तो जब देखते घर वाले उसको बहुत रोकने की कोशिश करते, बिल्कुल रोक नहीं पाते, एकदम आक्रामक हो गया था, बिल्कुल पजेस वाली हरकत कर रहा था। ये लोग फटाफट उसको कैसे पकड़ते हैं और डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर जब आते हैं तो डॉक्टर देख के शॉक्ड हो जाते हैं, ये तो पैरालाइज था अभी तक, और इसके उठने की कोई भी चांस नहीं था, उठ के खड़ा कैसे हो गया। और जो वो था ना बहुत ज़्यादा तड़पने लगा था, बिल्कुल बेचैन हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया था कि हमारे वश में कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी घर वाले बिल्कुल रोना चीखना चिल्लाना सबका चालू हो गया। तभी अचानक से जो अपना राजू था ना, वो अपनी आँख ऐसे खोलता है, उसकी बॉडी सुन पड़ती अकड़ती है, और आँख ऐसे खुली की खुली रह जाती है। अब सबको लगता है कि शायद राजू खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है। सब लोग चीख चीख के रोना चिल्लाना चालू करते हैं। आसपास के पड़ोसी उड़ोसी लोग भी आ जाते हैं, इसके चंदू के, अमरीश के और अरविंद के घर वाले भी आ जाते हैं। सबका रोना पीटना सब चालू हो गया है। अब ये लोग सोचते हैं कि अंतिम क्रिया की जाएगी, तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो चंदू था ना, उसे क्या फील होता है कि जहाँ पे जिस रूम में राजू पड़ा हुआ है, उस रूम में कुछ बहुत ही ज़्यादा रोशनी महसूस हो रही है। ये चिल्लाते हुए सबको बोलता है कि अमरीश, अरविंद, आंटी, अंकल सब चलो, उसके रूम में कुछ रोशनी फील हो रही है। ये लोग भागते उसके रूम में जाते हैं सब लोग, तो क्या पाते हैं, उसके रूम में एक सफ़ेद सी रोशनी उसके यहाँ पे सीने के पास ऐसे मंडरा रही है, सफ़ेद सी रोशनी। वो सफ़ेद सी रोशनी को देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं। पूरे घर में एक बोलते ना कि सूरज की रोशनी लाके रख दो, ऐसी रोशनी हो गई थी। ये लोग ढंग से राजू को देख भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से वो रोशनी ख़त्म होती है, और रोशनी ख़त्म होने के बाद ही राजू ऐसे ज़ोर से चीखता है और चीख के उठ के बैठ जाता है।
सबके लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत ही ज़्यादा, कि अभी तो थोड़ा टाइम पहले मर गया था, डॉक्टर ने ही बोल दिया था ख़त्म हो गया है, सब लोग रोना गाना चालू कर, 2-3 घंटे हो गए तो उसके मरे हुए, और अचानक ज़िंदा कैसे हो गया। ये लोग फ़ोन करते हैं वहाँ पे जहाँ पे राधा दीदी महाकाल के यहाँ थी उज्जैन में, वहाँ पे फ़ोन करते हैं और उनको बुलाते हैं, बोलते हैं कि राजू होश में आ गया है। और उसके बाद दूसरे दिन तक राधा दीदी भी आती है, तब तक जो राजू अभी ठीक हुआ था ना, तो पूरा ही ठीक हो गया था। उसकी वीकनेस थी शरीर में, लेकिन वो पूरी तरह से मेंटली भी ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल एक फ्रेश इंसान उठता है ना, वैसा उठता है वो, किसी को समझ में नहीं। लेकिन डॉक्टर जो थे उनसे ट्रीटमेंट चालू रखे थे, क्योंकि कमज़ोर हो गया था ना अंदर से। उसका जो वेट था ना वो 85 केजी था, और इतने दिनों में ही उसका वेट 45 केजी तक पहुंच गया था। जब राधा दीदी आती है, देखती है उसको, बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद जब राजू को पता चलता है कि राधा दीदी मेरे लिए वहाँ पे महाकाल के यहाँ गई थी और सब कुछ मैं जिंदा हुआ हूँ, महाकाल के आशीर्वाद से जिंदा हुआ हूँ, तो वो बहुत थैंक यू बोलता, राधा दीदी को बोलता है कि आपने जो मेरे लिए किया है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ये जो था ना, सब लोग, पूरे फैमिली वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन इस घटना को पूरे 1 साल बीत गए हैं, अभी भी धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है राजू। उसकी कमजोरी थोड़ी थोड़ी शरीर में है, लेकिन ये लोग उस रात को अभी तक नहीं भुला पाए हैं। कैसे भुला सकते हैं? इतना ज़्यादा जो खौफनाक हुआ है इन लोगों के साथ, बाप रे, ये क्या इनकी आने वाली पीढ़ियां तक नहीं भुला सकती। जिन लोगों ने इस कहानी को बड़े ध्यान से सुने होंगे वो खुद नहीं भुला पाएंगे। ये पूरी पूरी घटना की कहानी किसी और ने नहीं, बल्कि चंदू ने खुद हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि पूरी दुनिया को बताइए कि कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो जाए, भगवान के आगे सबको हार मानना ही पड़ता है। खैर दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर दे रहे खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।